नमस्कार राम लालों, श्याम लालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है। हीट चल रहा है सर। हीट में अपन पढ़ रहे थे, कैलोरीमेट्री ऑलमोस्ट खत्म है। 2-4 सवाल और कराता हूं, फिर आज अपन चालू करेंगे क्या? अपन चालू करेंगे हीट ट्रांसफर। क्या चालू करेंगे? हीट ट्रांसफर। याद रखना, हीट ट्रांसफर की कुछ बेसिक बातें अगले लेक्चर में आएंगी, इसमें नहीं। अगले लेक्चर में आएंगी जो आपको पढ़ के रखनी है। ऑल्दो बिल्कुल वैसी कहानी रिपीट टेलीकास्ट होती है जब 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं। तुमको 10th में तुमने पढ़ा होगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस के पढ़े थे क्या? V = IR, बोलो पढ़ा था क्या? थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या 10th में? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था क्या? उसको पढ़ के आना, उसको पढ़ के आना, वो 10th में भी आता है। फिर वो हीट के रूप में उसी प्रकार का हीट करंट के नाम से आएगा हीट ट्रांसफर में। अभी बता रहा हूं ताकि अगले टर्म तक पढ़ के रखना। यस और नो? यस सर, पढ़ के रखेंगे। तो वो यहां पे आएगा, फिर उसको एक्सटेंडेड वर्जन पूरा अपन पढ़ेंगे 12th में जब अपन पढ़ेंगे करंट। और फिर वैसी कहानी पढ़ेंगे अपन कैपेसिटर में। कैपेसिटर तुमने सुना नहीं होगा, पढ़ाया जाएगा 12th में। बिल्कुल परेशान मत हो ना, मुझे तो पता है ना कहां क्या पढ़ना है। इसलिए अगले लेक्चर में जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली हो पढ़ के आना। 10th वाली बेसिक बात, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ओके, खैर टाइम पास नहीं करते, आइए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और सुनते हैं अपनी कहानी। देखो भाई कैसे भाई, याद कर, मैं लास्ट टाइम पे सवाल दिया था, बताया था एक लेवल पे ले आओ। याद कर, बताया था कि अगर दो गर्म चीजों को मिलाओ तो याद कर, एक तो तरीका लॉ ऑफ मिक्सिंग था, पर अगर दोनों के फेजेस अलग हों, दोनों के फेज अलग, कोई लिक्विड कोई गैस, कोई सॉलिड कोई गैस, अगर इस प्रकार के सवाल हों तो सिखाया गया था उनको एक लेवल पे लाओ। लास्ट टाइम पे एक सवाल कराया था, ये वाला सवाल आपको दिया गया था। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर, एक साल करा चुका हूं, एक और कराता हूं, ये घर के लिए भी दिया था। इसमें अनंत सवाल बन सकते हैं, टफ करने हो भाई। अभी देखा अपन स्टीम और आइस मिला रहे हैं, क्या मैं स्टीम आइस और वाटर तीन चीज भी मिला सकता हूं? तब भी तीनों को एक लेवल पे लाओ और कुटर पुटर करो कि किसने किसको दिया, किसने किसको दिया, उनको एक लेवल पे लाकर टोटल जो एनर्जी बची उसको या तो दो या निकाल लो। अरे यस और नो? यस सर। तो तीन मिला के टफ भी कर सकते हैं। 2 सेशन कराता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पर क्या हाँ, इस प्रकार के सवालों में प्रैक्टिस की जरूरत होती है? यस, जरूरत होती है, जो आपको डीपीपी और वर्कशीट के माध्यम से कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट में 2 सवालों के माध्यम से आपको क्लियर करा देता हूं। एक करा चुका हूं, दूसरा सुने। If 100 gram of steam at 120 degree centigrade is added to 100 gram ice at -50 degree centigrade। अच्छा, 100 ग्राम क्या है? स्टीम है। 100 ग्राम स्टीम है 120 डिग्री पे, और 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डेटा है वो तो अपने को सब पता है भाई। 1 कैलोरी, हाफ कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम और 80 कैलोरी पर ग्राम। याद है? भूल गए? वो स्टैंडर्ड डेटा, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, सवाल अगर ऐसा आएगा तो गिवन होंगे सब। खैर, अपन एक काम करते हैं, आइस है और स्टीम है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें, एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, जहां तक दोनों को लेके आओ, फिर चेक करो कि कितना निकला कितना गया। अरे यस और नो? बेस क्या बनाएं? एक काम करते हैं, बेस बना लेते हैं। क्या बनाएं? चलो अपन एक काम करते हैं, बेस बना लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। दोनों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनाते हैं, देखते हैं कितनी एनर्जी लेनी पड़ी, कितनी देनी पड़ी, फिर देख लेंगे भाई क्या होना है। बोलो यस और नो? चलो भाई, पहले दोनों को 100 डिग्री वाटर बना लेते हैं। चलो भाई, अगर अपने को 100 ग्राम पानी को पहले लाना पड़ेगा, 100 ग्राम स्टीम को लाना पड़ेगा, 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसकी स्पेसिफिक हीट होती है स्टीम की? हाफ। यस सर, हाफ कैलोरी पर ग्राम। यस सर। तो देखो 100 ग्राम है तो 100 इंटू हाफ इंटू 20, 120 से 20 पे आए ना? यस, यानी कि 1000 कैलोरी, यानी कि 1 किलो कैलोरी। ओके, यानी कि अगर 120 ग्राम को स्टीम को 100 ग्राम स्टीम पे ले आए तो क्या भी 1 किलो कैलोरी मिल जाएगी? मिली है? दी नहीं मिली? अभी जेब में रखी है, ठीक भाई। अभी 100 ग्राम को पानी को, 100 ग्राम स्टीम को, 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने बेस यही लिया है। अब देखो क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540। यस सर, तो 540
इंटू कितने ग्राम? 100 ग्राम। बिल्कुल सही सर। तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 100 ग्राम यानी कि 54,000, यानी कि 54 किलो कैलोरी। ओके, यानी कि अगर 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री को 100 ग्राम पानी 100 डिग्री में बना दोगे तो टोटल 55 किलो कैलोरी मिल जाएगी। अरे यस और नो? यस। अभी जैसे चलो 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम आइस -50 डिग्री को कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं। पहले इसे लाते हैं 100 ग्राम 0 डिग्री, पहले इसको लाते हैं 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 इंटू हाफ इंटू 50। समझ आ रहा है क्या आइस की स्पेसिफिक हीट भी हाफ होती है? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो ये हो गया 25, यानी कि 2500 कैलोरी, यानी कि 2.5 किलो कैलोरी। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करे मास्टर, आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो। ये प्योर मैथ्स प्लस आपकी बेसिक कॉमन सेंस है। ओके सर, ठीक है सर, आ जाओ। अब क्या 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे बना लें? ये आइस थी। क्या आइस से ये एनर्जी क्या 80 किलो कैलोरी 80 कैलोरी होती है पर ग्राम? यस सर। तो भाई 100 इंटू 80 यानी कि 8000, यानी कि 8 किलो कैलोरी। ओके, तो अगर 2.5 किलो कैलोरी निकाल लो तो -50 से 0 डिग्री पे पहुंच जाओगे। 8 किलो कैलोरी और निकाल लो तो भैया 0 डिग्री वाटर पे पहुंच जाओगे। पर हमारा वाटर तो 100 डिग्री पर है, तो भाई लो आ जाओ। 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर देखो, क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री चेंज करना था? 100 वाटर का होता है 1 इंटू फिर 100, यानी कि आया 10,000, यानी कि आया 10 किलो कैलोरी। ओके, तो सोच के देखो 18 प्लस 2.5 20.5 किलो कैलोरी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ओ हो 20 पॉइंट। अगर मेरे को -50 डिग्री पर जो आइस है 100 ग्राम, उसको अगर 100 डिग्री पानी पर बनाना है तो 20.5 किलो कैलोरी निकालनी पड़ेगी। जबकि 100 ग्राम स्टीम को अगर, सॉरी उल्टा बोला मैंने, 20.5 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि अगर स्टीम को 0 डिग्री 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है तो 55 किलो कैलोरी निकालनी पड़ेगी। अब सोचो कुल मिलाकर अपने पास पानी कितना हो गया? 200 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो, यहां तक लाने में 55 किलो कैलोरी तो हमने निकाल ली और 20.5 दे दी। अभी भी कितनी बच गई? 55 माइनस 20.5। यस और नो? अरे यस और नो, यानी कि 34.5। अरे यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। यस सर, तो बच गई 34.5 किलो कैलोरी। अब सोचो, अगर मैं 200 ग्राम पानी को 34.5 किलो कैलोरी एनर्जी दूंगा तो ये 100 डिग्री पर तो पहले से ही है। क्या इसमें से कुछ पानी स्टीम में बदल जाएगा? कितना बदलेगा? क्योंकि एनर्जी मिलेगी 34.4 किलो कैलोरी, यानी कि 34,500 कैलोरी, यानी कि कितना मास बदलेगा स्टीम में? m इंटू 540 समझते हो? कन्वर्जन रेट। यस, 0 ने 0 को मार दिया। देखो ध्यान से, तो m की वैल्यू आई 3450/54। अरे यस और नो? अरे हाँ ना बोलो। यस सर, 54 5 6 30 4 4 16 60 समथिंग आएगा। यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ सर, देखा तो आंसर आ रहा है क्या? अरे हाँ देखो, 63.9 ग्राम स्टीम बन जाएगी। 3450/54 कर लो।
जो भी तुम्हें करना हो उसे काट लो जैसे तुम्हें काटना हो। बोलो क्लियर है क्या? यस सर, बात समझ आई सर। तो 63.9 ग्राम क्या बन गई? स्टीम, और बाकी 136.91 ग्राम क्या रहा? वाटर। और ये मिक्सचर किस पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब सोचो इन सभी सवालों में कॉन्सेप्ट एक है पर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बेस बनाना आना चाहिए। और ऐसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ऐसे कर कर मैं पूरे 2 लेक्चर भी इस पे निकाल सकता हूं, पर कंसेप्चुअल बता दिया है, कंसेप्ट कोई नहीं छोड़ रहा हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या मास्टर ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकता है? सोच टफ करना हो तो मैं इसी मिक्सचर में सोच मैं 100 ग्राम पानी और ले लेता 50 डिग्री पे, तब भी क्या अपन सवाल कर सकते थे? सोच इस सवाल को टफ कर देता कि इन दोनों के साथ साथ एक और चीज मिला दी, 50 डिग्री पानी, 50 डिग्री 100 ग्राम पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या पहले उसको भी 100 डिग्री पे लाते, फिर बेस बनाते, और यहां तो कितना लिया कितना दिया वो निकालते टोटल, अगर बच गया तो दे दो, अगर निकालना है तो निकाल लो। अरे यस और नो, अरे यस और नो? यस सर। अब सोचो क्या ऐसे सवाल अनंत हो सकते हैं जिनकी कोई कमी नहीं है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, मन से क्या आवाज होनी चाहिए कि अगर मैं फेज अलग अलग वाले पानी को भी मिलाऊंगा तब भी मैं सवाल कर सकता हूं, तब भी मैं सवाल कर सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। यस सर, बात समझ आई सर? चलो देखो, है ना? 100 ग्राम आइस माइनस 50 डिग्री, 200 ग्राम आइस, ये 100। अब सोचो तीनों मिला दो। ये होमवर्क करेंगे भाई, मैं नहीं करा रहा, टाइम पास। चलो आ जाओ, आंसर भी लिख लो, सवाल भी लिख लो, और लिख लो ऐसे लिखो, मास्टर नहीं बताएगा, खुद का दिमाग चलाओ। ये सॉल्यूशन है इसका मेरी तरफ से। चलो उतार लो सवाल और खुद करोगे और आंसर ही आना चाहिए। चलो 3 मिला दिए, कौन सी खास बात है? चलो भाई उतार लो सवाल फटाफट, मैं नहीं कराऊंगा। अरे बोलो भाई, बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनो मेरी बात। अच्छा भाई, अच्छा भाई, आंसर लिख लिया, सवाल लिख लिया, ठीक भाई, आ जाओ। अब देख कैलोरीमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और जो अपन पढ़ लेते हैं 2-4, उन्हें ध्यान से समझें। आपके घर में आप मटकी भरते होंगे, याद है? पकी हुई मिट्टी का बना हुआ घड़ा जिसको आप मटकी कहते हैं राजस्थान में। अरे हाँ ना बोलो भाई? यस। उस मटकी में पानी ठंडा होता है। पहले सोचो, पानी मटकी में भरे तो क्यों भरते हैं? पहले बताओ, पानी क्या हो जाता है? ठंडा। और हाँ सर, पानी ठंडा होता है सर, बिल्कुल होता है सर। यस और नो? बिल्कुल होता है। वो क्यों होता है उसका बात समझो, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, सवाल नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को समझो कि पानी मटकी में ठंडा क्यों रहता है। पानी मिट्टी की, मतलब पानी क्या, अपनी मटकी मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की बनती है, उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये है पोर्स। कैपिलरी भी बोल सकते हो आप इनको, कैपिलरी एक्शन आप बाद में पढ़ोगे। आप इसमें पतले से पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे छोटे, ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े पाइप हैं कोई, वरना तो पानी पूरे बिखर जाएगा। बहुत पतले पतले पोर जो डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, ऐसे देखोगे तो दिखेंगे, जो अंदर से बाहर होते हैं, बहुत पतले पतले, उन्हें कहते हैं पोर्स। उन पोर्स की वजह से क्या होता है, ये मटकी के अंदर जो पानी होता है ना, ऐसे मटकी के अंदर जो पानी होता है, ये मान लो अपना मटका और ये अपना पानी भरा हुआ है। अगर अपन इसकी ऐसी मोटे लेयर समझें तो ये समझो पोर है पतला सा, इस पोर से पानी यहां आ जाता है। अरे समझ आ रहा है क्या? जैसे कि पोर्स में दिखा रखा है, थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा। जब पानी सरफेस पे आ जाता है तो आप समझो, अगर बाहर टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो 25 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है, तो सोच के देखो कि पानी जो पोर से बाहर आया है वो एवोपरेट होना चालू हो जाता है, जैसे नदियों में होता है एवोपरेशन। और हाँ सर, एवोपरेशन समझते हैं? समझते हैं, हाँ सर। तो पानी एवोपरेट होना चालू हो जाता है। अब सोचो जो पानी सरफेस पर आ चुका है मटकी के, थोड़ा थोड़ा करके पोर्स की वजह से, मटकी के अंदर जो पानी था वो थोड़ा थोड़ा सा बाहर आया, ओह, तो जो थोड़ा सा पानी बाहर आया, बहुत बूंदे 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 करके। याद करो, मटकी भर देते हो, मटकी गीली रहती है बाहर से, हल्की हल्की रहती है ना,
खाली रखोगे तो गीली नहीं रहेगी, अगर उसमें पानी भर दो तो बाहर से गीली रहती है हल्की हल्की, वही पानी है। अब वो जो पानी बाहर आ गया वो धीरे धीरे क्या होता है, एवोपरेट। अब समझो कि पानी जो एवोपरेट हो रहा है, अगर वो एवोपरेट हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए 540 कैलोरी पर ग्राम। और हाँ, वो एनर्जी वो कहां, अगर उसको एवोपरेट होना है क्योंकि वो बिल्कुल सरफेस पे आ गया पतला 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 थोड़ा 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 पोर्स की वजह से, तो क्या वो पानी एवोपरेट होगा? हाँ सर, एवोपरेट होगा तो उसे 540 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी चाहिए। अरे हाँ, वो एनर्जी वो कहां से लेगा? यही खूबसूरत बात है। ये जो एवोपरेट पानी होगा ना, ये अपने को खुद को एवोपरेट करने के लिए, खुद को एवोपरेट करने के लिए जो अंदर वाला पानी है वहीं से एनर्जी ले लेगा। और अगर वो अंदर वाले पानी से एनर्जी लेगा तो अंदर वाला पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। ओके, इसलिए मटकी में रखा गया पानी ठंडा रहता है, इसलिए मटकी में रखा गया पानी ठंडा रहता है। ओके सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, फिर से सुन मेरी बात, ध्यान से सुन मेरी बात। क्या होता है, मटके में पानी भरी, मटके में पोर्स होते हैं, उन पोर्स से थोड़ा 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 पानी बाहर आ जाता है, जो पानी बाहर होता है वो एवोपरेट होता है, एवोपरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से लेता है? अंदर वाली पानी से, और अंदर वाला पानी क्या हो जाता है? ठंडा। अगर पानी में से एनर्जी निकाल लोगे तो क्या पानी ठंडा हो जाएगा? अरे यस और नो, अरे बोलो भाई, यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। ओके, ठीक ठीक ठीक। अब देखो इन्होंने ये बात बोली है, एन अर्दन पॉट हैज वाटर ऑफ, सवाल के रूप में कर लेते हैं, मास mkg, अंदर पानी mkg, स्पेसिफिक हीट s है, इनिशियल टेम्परेचर पानी का T इनिशियल है, फाइनल टेम्परेचर T फाइनल ऑफ वाटर इन द पॉट आफ्टर T सेकेंड, T सेकेंड के बाद पानी का क्या टेम्परेचर हो जाएगा? इफ वाटर इज एवोपरेटिंग एट अ रेट ऑफ m ग्राम पर सेकेंड। आपको बोला मैंने मटकी में पानी भरा तब पानी था T इनिशियल, ये अगर ऐसा बोला गया कि m ग्राम पानी एवोपरेट होता है लगातार, तो बताओ T टाइम बाद क्या पानी हो जाएगा, क्या टेम्परेचर हो जाएगा? जैसे एक बात और बोली, m इज लेस देन m, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि मटकी भरी सर पानी एवोपरेट हो रहा है तो पानी तो खत्म हो जाएगा, 10-20-25 दिन रखे रखो तो शायद खत्म हो जाए, पर कोई एकदम से खत्म नहीं होता। तो जो पानी एवोपरेट होता है ना, वो जैसे मान लीजिए मान लो आपने मटकी में, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो आप 2-3-4 किलो पानी भर लेते हो। हाँ बिल्कुल भर लेते हैं सर। अब सोचो 4-5 किलो पानी भरा, उसमें से एवोपरेट होगा, ऐसा समझो, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ऐसा समझो कि एक दिन में पानी एवोपरेट होगा 50 ग्राम, मैक्सिमम बता रहा हूं ये भी, तो 5 किलो के सामने यानी कि 5000 ग्राम के सामने 50 ग्राम की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो अपन लगभग लगभग जो मटकी में पानी है उसके मास को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। प्रैक्टिकली सोचना है। ओके, सो द पानी विच वी अज्यूम फॉर अ फाइनाइट टाइम इन द पॉट इज वी अज्यूम कांस्टेंट। जबकि तू मन से बोल सकता है कि सर पानी एवोपरेट भी तो हो रहा है, मैं मान रहा हूं पानी एवोपरेट हो रहा है, बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज एवोपरेटिंग इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द pot. Yes or no? So we neglect the decrease in water. Yes or no? Why? Because the amount of water which is evaporating is very very less as compared to the water which is present into the pot. Yes or no? प्रैक्टिकली भी सोचो, जो आप मटकी भरते हो उसका पानी कोई आधे दिन में बिना पिए आधा नहीं हो जाता। Yes or no? Yes sir. गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके, अब उसने पूछा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी आपको दे रखी है। पहले ये बताओ क्या मटके में पानी ठंडे होने का कॉन्सेप्ट समझ आया है? सवाल वाल तो ठीक है, वो तो एक अलग बात है, सवाल मतलब कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं आया है? चाहो तो कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो कि पोर्स की वजह से पानी बाहर आता है, एवोपरेट होता है, एनर्जी अंदर से लेता है, इसलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अब सोचो इस सवाल को अगर करना हो तो देखो, क्या T सेकंड में, वहीं कर लेते ना अपन, तो क्या T सेकंड में क्या m ग्राम पानी पर सेकंड आ रहा है? तो T सेकंड में कितना मास उड़ गया? mt।
कितना उड़ गया mt। 1 सेकंड में m ग्राम उड़ रहा है तो t सेकंड में कितने ग्राम उड़ेगा mt। इसको उड़ाने के लिए कितनी एनर्जी अंदर से लेनी पड़ी इंटू 540। यस और नो। ये जो एनर्जी ली गई इसने क्या अंदर के पानी का टेम्परेचर ठंडा करा, यानी कि कितनी एनर्जी निकाली ms डेल्टा t। फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो t इनिशियल माइनस t फाइनल। सोच के देखो क्या ये इक्वेशन तुम्हें समझ आई है। अब इसमें जो भी वेरिएबल हो उसे सॉल्व कर लो। पहले बताओ क्या ये समझ आया है। mt t सेकंड में जितने ग्राम पानी एवापोरेट हो गया तो mt टोटल मास आ गया इंटू 540। इतनी एनर्जी चाहिए, जो चाहिए वो ली कहां से अंदर से, अंदर के पानी को ठंडा करा, दैट इज ms डेल्टा t। m कौन सा, जो अंदर वाला पानी, m इंटू t वो पानी है जो उड़ गया, m वो पानी है बड़ा M जिसमें से एनर्जी ली इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल ज्यादा है, इसलिए मैंने t इनिशियल माइनस t फाइनल लिख लिया, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल और मटके में पानी ठंडा होने का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। यस सर, गॉट योर पॉइंट। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके ओके ओके, आ गए तो यही तो हमने लिखा था, यही तो हमने समझा था। ठीक भाई, बात समझा तो टी फाइनल आ गया उस तो ठीक है, उसमें क्या, सॉल्व कर लो, बात खत्म। वो इक्वेशन अपने को समझ में आनी चाहिए। और हाँ, ऐसे अलग अलग वैरायटी के 2-3 सवाल कराता हूँ, फिर हीट ट्रांसफर पे आ जाएंगे। अच्छा हाँ सर, मटके का ठंडा होने का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, पावर समझते हो, पानी गर्म करते हो ना तुम अपने किस में। हालांकि ऐसे सवाल इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकते हैं, जब 12th पढ़ेंगे वो ये सवाल इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकते हैं, ये सवाल यहां भी आ सकते हैं। मैं तो बस इतना समझो आपको कि मान लो पावर क्या होती है, पहले बताओ। क्या पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि होती है वॉट यानी कि जूल पर सेकेंड। मैं बोलूं कि आपकी इमर्शन रॉड समझते हो, हीटर वो 1000 वॉट का है। आपकी जो इमर्शन रॉड है वो 1000 वॉट की। इसका क्या मतलब है, ऐसा उसको ऐसा समझ सकते हो आप कि वो 1000 जूल एनर्जी दे रही है 1 सेकंड में। अब जब उस इमर्शन रॉड को आप पानी की बाल्टी में डालते हो तो क्या पानी गर्म होता है? क्यों? क्योंकि उस इमर्शन रॉड में जब करंट बहता है तो हीट निकलती है। वो अपन करंट डेंसिटी में पढ़ेंगे 12th में, I²R dt से। अभी कंफ्यूजन होना, अभी इतना समझो कि इमर्शन रॉड अगर P पावर की है, मान लो 1000 वॉट की। इससे तुम क्या समझे? इससे हम यह समझे कि 1000 जूल एनर्जी दे रही है हर सेकंड। 1000 जूल एनर्जी दे रही है हर सेकंड। 1000 जूल अगर पानी को जा रही है तो क्या पानी गर्म होगा? आपको अगर ऐसा सवाल दे दे कि एक इमर्शन रॉड है 1000 वॉट की, सवाल बनाता हूं कुछ भी, 5 किलो पानी है बाल्टी में, मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड का टाइम है ना। एक गर्मी वाला सवाल कर लिया मटके वाला, एक ठंड वाला कर लेते हैं। देखो भाई, एक इमर्शन रॉड है 1000 वॉट की है, यानी कि 1000 जूल प्रति सेकंड देती है। 5 किलो पानी रखा है बाल्टी में, उसका टेम्परेचर -5 डिग्री है। बताओ कितना समय लगेगा उसका टेम्परेचर 50 डिग्री जाने के लिए, ताकि पानी गर्म हो जाए और तुम नहा पाओ। हालांकि तुम तो नहाते ही नहीं हो ठंड में। अरे यस और नो, नहाते हो ठंड में? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ठंड में रोज कौन नहाता है? बताओ भाई, बताओ भाई, कितने लोग हैं जो रोज ठंड में नहाते हैं? ठंड पड़ती है तब भी नहाते हैं? बोलो भाई, कसम है, झूठ मत बोलना। बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, कई लोग हाँ भर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ठंड में रोज नहाते हैं और वो भी ठंडे पानी से नहाते हैं? बोलो भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो ठंड में रोज नहाते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म से नहीं नहाते? बोलो। अच्छा, है इक्का दुक्का? अरे वाह। जिन्होंने भी हाँ बोला है उनसे मेरा अनुरोध है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपको मानसिक रूप से बीमारी है। अरे है कि नहीं? ठंड में कोई ठंडे पानी से नहाता है? दिमाग खराब है तुम्हारा। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? यस सर। तो 1000 वॉट, ये बात समझ में आई। ठीक भाई, इसको समझने का प्रयास करें अपन। देखो मैं, चलो इसको पहले एक बात समझो। इसको अगर अपन अरे रुक जा, चलो सवाल ही कर लेते हैं डायरेक्ट। आ जाओ। फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड
टू हीट द वाटर एट 10 kg, नहीं ये क्या हुआ, हाँ, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर ऑफ मास 10 kg, यानी कि 10 किलो पानी है, 10 डिग्री से 40 डिग्री ले जाना है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक वाटर हीटिंग रॉड ऑफ पावर इतना वॉट, अज्यूम्ड एनर्जी लॉस बाय रॉड इज 20%। ये 20% लॉस का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब समझना, 1000 एनर्जी आ रही थी किससे, इमर्शन रॉड से, पर ऐसा समझो बाकी लॉस हो जा रही थी, पानी तक कितनी पहुंच रही थी, 20% लॉस हो गया था, तो सोचो 80% बचा, यानी कि 800 वॉट, यानी कि पानी में एनर्जी 1000 वॉट आ रही है प्रति सेकंड की 800 आ रही है, 800। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, कर सकते हो तुम लोग, 20% का क्या मतलब है ये समझ गए तुम लोग, बताओ ये सवाल कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, सिंपल है, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, अरे कर सकते हो मेरे लाल मेरे पीले, बताओ, अरे बता दो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो यार, अरे बताओ भाई बताओ, अरे सोच लो। हाँ सर देखो, मान लो टी टाइम लगा तो 800 जूल आ रहा है प्रति सेकंड, 800 क्यों, 1000 का 20% तो लॉस हो जाता है, तो 80% ही बचा, तो 800, मान लो टाइम लगा टी, 800 इंटू टी एनर्जी मिली। इस हीट ने करा क्या इस 10 किलो के पानी का 10 इंटू स्पेसिफिक हीट 4200 लिख सकते हो जूल पर केजी पर ग्राम, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मैंने उसमें लिख लिया ऐसा यूनिट में, डेल्टा टी 40 इंटू 10 30, बस आंसर आ गया, खत्म, सवाल सॉल्व, 0 0 0 0, यस और नो, बस टी बराबर क्या आया, 300 इंटू 42/8, ये हो गया 21/4। अरे यस और नो, अरे यस और नो, तो ये कितना हो गया, ये 4 से अगर इसको काटें तो ये 150, ये 75, अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सही, 150 और ये 75 बिल्कुल सही, 75 ठीक है, ये तो 20 मतलब 20 इंटू 75, 20 इंटू 75 इज अगेन 150, क्या कर रहा हूँ ये मैं, 75 इंटू 21, बस अब क्या था 75, इधर ये 150, हाँ बिल्कुल सही, सही तो कर रहा हूँ सब, हाँ हंस क्यों रहे हो, हाँ बिल्कुल सही, तो ये 5 ये 7, अरे हाँ ना बोलो भाई, देखो आंसर आ रहा है क्या, मिनट में दे रखा है, किस में दे रखा है, मिनट में, अपन ने किस में निकाला भाई, सेकंड में, अपना जो टाइम आएगा किस में आएगा, क्योंकि 800 जूल पर सेकंड लिख रहा है, तो अपना टाइम को एक काम करो ना, फिर इसको 60 से डिवाइड ही कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मिनट में अगर निकालना है आंसर तो देखो इसने, ठीक है, फाइंड यूजिंग अज्यूम फाइंड आउट द टाइम, ठीक है भाई, तो अपना कितना आ गया 75 इंटू 21/60, अरे सही लिख रहा हूं क्या, मिनट में अगर करना है तो इसे 15 से मारो तो 4 आ गया ये, और ये कितना हो गया, ये 15 4 जा 60 और 15 5 जा ये, ठीक है, तो ये अपना हो गया, देखो ध्यान से, ये 4 5 जा 5.2 समथिंग आएगा, तो 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देखो देखो आ गया क्या, देखो आ गया क्या, जो करा जो अरे कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं आई, कैलकुलेशन हो तो बेसिक, मैं भी कोई रट के थोड़ी रख रखी है, ये कराना में ना क्या करा समझ में आ रहा है ना, ये 5 4 जा तो 5/4, नहीं आई बात समझ, अरे हाँ ना बोलो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिख लो कैलकुलेशन, बेसिकली अपने को करना क्या है, देखो ये 21 है, ये 60 है, ये 4 है, तो ये हो गया 4, बोलो क्लियर एकदम, अरे पक्का, हाँ सर बात तो आपकी एकदम सही है, पक्का, अरे सोच लो, तो 5/4 के लिए कितनी होती है, 0.8 ही बोलो ना, हाँ सही बोलो ना, तो बस ठीक है, आंसर आ गया, अरे पक्का, अरे सोच लो, यस सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो, यस आंसर आ गया। जो भी अपने को करना हो, क्या इस तरह के सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, पावर मिला लो, ये मिला लो, ये कर लो, वो कर लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो, प्योर बेसिक मैथ्स है, पर ऐसे बेसिक सवाल आ सकते हैं। तो जैसे हीटर वाले सवाल अगर आ जाएं क्या हम कर सकते हैं, हाँ, क्या मटके वाले सवाल आ जाए हम कर सकते हैं, हाँ। एक और सवाल कराता हूं बढ़िया दे, गीजर वाला,
ये तो हो गया, ये तो हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए हम। गीजर वाला बढ़िया सवाल, ये मैं कराऊंगा, तुमसे नहीं कराऊं। ध्यान समझना इस सवाल को, ध्यान से देखो। तुम्हारे घर पे गीजर लग रहा है इमर्शन रॉड की बजाय? हाँ लग रहा है सर। उसमें होता क्या है, एक टंकी से नल आ रहा होता है जो गीजर में पानी भरता है, और फिर आप जब नल खोलते हो तो गर्म पानी आता है, यस और नो? अच्छा, बहुत देर तक अगर आपका गीजर छोटा है और गर्म पानी बहुत देर तक खोले रखो तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, यस और नो? क्योंकि जिस रफ्तार से आप पानी निकाल रहे हो उस रफ्तार से वो ठंडा नहीं कर पा रहा, उस रफ्तार से वो ठंडा नहीं कर पा रहा। उसी पर बेस्ड एक सवाल है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फाइंड आउट द पावर प्रोवाइडेड बाय द गीजर। पावर का क्या मतलब है? एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड। कभी भी पावर आए तो ऐसा समझ लेना, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू द इनकमिंग वाटर टू हीट अप, यानी कि जो टंकी से पानी आ रहा है वो 10 डिग्री का था और अपने को उसको कन्वर्ट करना है 50 डिग्री। मतलब मैं चाहता हूं जो टंकी से पानी आए, टैंक से जो पानी आए आपके गीजर में तो 10 पे आ रहा है, पर जब मैं उसको टैप पे निकालूं, मतलब नीचे जो नल लग रहा है उससे निकालूं, तो 50 पे मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी इस बात पे मैटर करता है, उसने बोला कि जो आपका नल है, जो आपका नल है, यानी कि जो आपकी टैब है, उस टैब से जो पानी आ रहा है वो पानी नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो टैब का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है। मान लो ऐसा बोल रखा है आपको, बोलो क्लियर? अब पूछा जाए कि अगर मैं नल खोल के रखूं और मैं चाहता हूं हमेशा पानी 50 डिग्री आता रहे, तो क्या इस गीजर को लगातार एनर्जी देती रहनी पड़ेगी? तो बेसिकली सवाल यह पूछा गया कि हर एक सेकंड में इस गीजर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हर एक सेकंड में इस गीजर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ओके सर, हर एक सेकंड में इस गीजर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अपने को बात समझ आनी चाहिए। कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब सुन, अब सोचते हैं, पहले सोचें, एक सेकंड में पानी कितना बाहर आया? मेरा पहला सवाल ये तोड़ कर, ये कैसे निकालेगा? ये भी अच्छी चीज है। एक सेकंड में कितना पानी नल से बाहर आया? कितने वेट, कितने मास का पानी बाहर आया एक सेकंड में? अब सोचो, ध्यान समझना। मान लो ये आपकी टैब है, ठीक, ये पानी बाहर आ रहा है, समझो ऐसे, ठीक, ओके। अब समझना, जो t=0 पर पानी निकला होगा, जो t=1 सेकंड पे पानी होगा, ये जो पानी कितनी लंबाई का निकला? 10 मीटर का। कंफ्यूज मत होना, एक सेकंड पे बात कर रहा हूं मैं, एक सेकंड में कितना निकला। सो जो t=0 पे पानी निकला होगा वो कितना नीचे आ चुका होगा एक सेकंड पर? 10 मीटर। अरे हाँ सर, मतलब क्या ये पूरा पानी, दिस वाटर comes out in 1 second? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। 10 मीटर क्यों? एक सेकंड में कितना पानी की रफ्तार क्या है? ग्रेविटी नहीं माननी है अभी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। समझो, क्या एक सेकंड में पानी 10 मीटर नीचे गिर जाता है? आप तो समझो आपका पाइप ऐसे, ग्रेविटी को मत कंफ्यूजन में लेना बिल्कुल, ऐसे तो 10 मीटर पर क्या 10 मीटर लेंथ का पानी एक सेकंड में बाहर आ जाता है? अरे हाँ। अच्छा, मान लो कि आपका एरिया ए है, तो सोचो कितनी वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ गया? A × 10। ऐसा कई चैप्टरों में काम आएगा, इसलिए याद रखना एक सेकंड में कितना पानी बाहर आता है? AV। A is the cross sectional area, V is the velocity with which water is coming out. This type of concept will come in so many chapters, fluid everywhere. बहुत सारे 12th के चैप्टर में होंगे, इसको कॉमन सेंस से समझो। हाउ मच वाटर विल कम आउट, आप समझो कि अगर एक आपका पाइप है, ये जनरल फिजिक्स के लिए समझो, अगर आपका एक पाइप है जिससे पानी बाहर आ रहा है, तो बताओ एक सेकंड में, 1 सेकंड में, अगर ये पानी की रफ्तार v है, 1 सेकंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट इज AV। तो सोचो मास कितना हुआ? ρAV। अरे हाँ सर, ये बात दिमाग में सेट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। ρAV इज द मास ऑफ वाटर और ऑयल और व्हाटएवर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पाइप whose density is rho
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहां पे फ्लूइड वाटर है, खाली सवाल के लिए नहीं, कॉमन सेंस से समझो मैंने जो बोला। भले इस बात को पहली बार कर रहे हो पर ये समझ आनी चाहिए, और आगे जब भी ये बात करूं तो एक अच्छे बच्चे को लगना चाहिए ये बार बार एक ही बात क्यों पढ़ा रहा है। पर तुम्हें लगेगा ये बार बार क्या पढ़ा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बोलो भाई बात समझ आई क्या। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक सेकंड में पानी कितना बाहर आया। प्रैक्टिकल आंसर है रो ए वी। नाउ व्हाट इज रो? 1000 kg पर ग्राम पर मीटर क्यूब। याद है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं ऐसा यूनिट में लिखता हूं, ठीक है भाई। रो ए एरिया कितना, पाई, रेडियस कितना टैप का 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर। समझ में आया। रो ए वी, वी कितना 10। इतना पानी 1 सेकंड में बाहर आया। सोचो अगर, अब ये तो पानी बाहर आया, ये एक सवाल हो गया। क्या ये पानी जो हर 1 सेकंड बाहर आ रहा है, क्या मुझे 50 डिग्री पे चाहिए? पर जब ये एंटर करा था तो क्या 10 डिग्री पे था। यानी कि हर एक इसकी अपने गीजर की क्षमता क्या होनी चाहिए? गीजर की क्षमता होनी चाहिए कि वो हर 1 सेकंड में इतने ग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से 50 डिग्री कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो टैब से यानी कि नल से लगातार 50 डिग्री पे पानी आना संभव नहीं है। सोच के देखो, क्या हर एक सेकंड में गीजर की क्षमता होनी चाहिए कि वो इतने ग्राम पानी का टेम्परेचर, सो पावर एनर्जी required in 1 second is equals to power, and that is equal to 1000 into pi into 0.01 का whole square into 10 mass into specific heat of water, that is 4200 जूल पर केजी लिख रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, पहले बता चुका हूं ये स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, दैट इज कितना 40 डिग्री 10 से 50, यानी ये आंसर है। दिस इज द आंसर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लेंगे वो तो अलग बात है, वो मैथ्स है। पर इसीलिए कह रहा हूं बार बार यूनिट का भी ध्यान रखना। अगर मास को केजी में लिख रहे हो तो स्पेसिफिक हीट को भी केजी में लिखो, वरना कटेगा नहीं वो, है ना। गड़बड़ मत करना। क्या मैंने मास को केजी में लिखा तो स्पेसिफिक हीट को भी उसमें लिखो। हाँ, गड़बड़ नहीं करनी है। क्या चलो, ये हो गया 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ 1 2 3 और ये 4, ये तो ये मर गए इससे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कितना बचा देखो, ये बच गया अपना 3.14 लगभग इंटू 4200 इंटू 40। तो इसको ऐसा करो 3.14 इंटू 42 इंटू 4 इंटू 1000 इंटू 10⁻³ जूल। तो किलो जूल में लिख लेंगे अपन, जूल, और वो बेसिकली पर सेकंड है। ओ हो। तो वैसे अपने को दिखाई दे जाएगी। अब लगभग देख लो, ये जो अपना आंसर आ रहा है, ये इसको अपन मल्टीप्लाई कर लो जो भी अपने को करना है। ये कितना आएगा लगभग, ये अपना आएगा 3.14 इंटू 4, तो 12 इंटू 42 लगभग, है ना। 3.14 कितना हो गया, ये हो गया 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, ये 5, ये हो गया 12.56 इंटू 42 लगभग। ठीक है, तो 550 के आसपास आंसर आना चाहिए। देखें तो जो भी आएगा वो निकाल लेना हो तुम। अरे हाँ, 527.52 किलो जूल पर सेकेंड। जो मैंने करा, जो समझा, बिल्कुल सही है। देख लगभग इतना आएगा, देख पीछे। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये किलो जूल हो गया, किलो जूल पर सेकेंड। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। 12.5 अप्रोक्सीमेटली कर लो इंटू 42, तो आंसर आता हो नजर आ जाएगा। नहीं आया? अरे नहीं आया? हाँ सर, ये बढ़िया सवाल है। ये रो एवी एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए। ये सिर्फ हीट के लिए ही नहीं, पूरी फिजिक्स के लिए बात समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी पाइप में कोई लिक्विड है जो रो डेंसिटी का है, उस पाइप की मोटाई यानी कि एरिया ए है, और उससे पानी
v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो कितना पानी बाहर आ रहा है या कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है 1 सेकंड में, वो है रो ए वी। और उसको लॉजिकली समझाया है मैंने, क्योंकि v लेंथ का पानी 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा तो v इंटू ए वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू रो मास हो जाएगा, विच इज कमिंग इन 1 सेकेंड, विच इज कमिंग इन 1 सेकेंड। क्या कुछ कुछ बात समझ आई है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, आपकी बात समझ आई सर, मजा आया सर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हो आंसर आ गया, मजा भी आया सर, हो अब नए जगह की तरफ चलते हैं। आइए देखो कुछ अलग टाइप के सवाल, और एक कराता हूं, बहुत है बस। लास्ट सवाल ये कैलोरीमेट्री का, बाकी फिर अपन हीट ट्रांसफर चालू करेंगे। देखो कैसा सवाल आता है, समझो। मान लो एक बुलेट एक उसमें घुस गई, किसमें? ब्लॉक में। क्या एनर्जी का लॉस होता है? क्या इनलास्टिक कोलिजन टाइप होता है? तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो जाता कहाँ है? हीट में जा सकता है। अरे यस और नो? ओके, तो अगर हीट में जाएगा तो हीट का टेम्परेचर एमएस डेल्टा टी आ जाएगा। सवाल सिंपल है, ध्यान समझना। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम पेनिट्रेटेड अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एट रूम टेम्परेचर विद अ वेलोसिटी 5500 मीटर पर सेकंड। ये फिक्स था, कौन? 2 kg, ये चल नहीं रहा है। Find the change in temperature of wooden block if 40% energy of bullet dissipated as heat। उसने बोला बुलेट की 40% एनर्जी 2 kg में घुस गई, तो बताओ 2 किलो की क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसने स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक भी दे रखा है, कुछ नहीं करना है। क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का 40% शुड बी इक्वल टू ms डेल्टा टी। अरे हाँ सर, अब बजट डरता है, बुलेट भी आ गया, ये भी आ गया, और उसमें है क्या? जो एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हुआ? हीट में, ये हम जानते हैं, और हीट का फॉर्मूला है एमएस डेल्टा टी। तो बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ गया, ये आपसे पूछा गया, डेल्टा टी पूछ लिया आपसे। बस कर सकते हो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। 40%, कितने प्रतिशत? 40%। ओके, बात तो समझ आई सर, बात तो समझ आई। कर दो फटाफट इस सवाल को, कर दो फटाफट इस सवाल को। इस सवाल को कर दो फटाफट, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। चलो भाई कर दो। अरे हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। चलो भाई पहले तो अपन देखें भाई एनर्जी कितनी है। हाफ 0.1, 100 ग्राम को 0.1 इंटू 500, बोलो क्लियर है? 500 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 25 इंटू 10⁻³ समझ में आया, अपॉन 2। नहीं समझ में आई बात? अरे यस और नो? यस भाई, वो 25 इंटू 10⁻⁴ है ना, इंटू 0.1 तो 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, बोलो क्लियर। ये हो गया 12.5, तो ये कितना हो गया? 12,500 जूल एनर्जी। सही कर रहा हूं क्या? हाँ बिल्कुल। इसका 40%, 12,500 का 40% यानी कि 0.4%, क्या इसकी हीट बढ़ाता है? मास कितना है? 2 किलो। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 50 जूल पर ग्राम। 50 जूल पर ग्राम मतलब 1 ग्राम, केजी में लिखो आप तो 50 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी ही निकालना था? बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। 10⁻³ ने मार लिया, बोलो क्लियर। ये 12.5 ने 50 को 4 से मार लिया, बिल्कुल सही। ये 4 ने 0.4 को 0.1 लिख दिया, बिल्कुल सही। तो डेल्टा टी की वैल्यू आई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है क्या? एक बार आंसर देख लें, 5 आया 50 आया, अपन ने कुछ गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। ये 10⁻³, ये 50 का 4, ये 4 का 0.1, सही तो चल रहा है सब? हाँ, तो और 0.1/2, 5 डिग्री तो आ रहा है, 50 डिग्री का आ रहा है। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? देखना एक मिनट। 100 ग्राम 0.1 बिल्कुल सही, 12,500। कैलकुलेशन देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं?
सही तो लग रहा है यार। 12,500 into 0.4, 2 into 15 10 to the power 3, 15 into 10 to the power 3 क्यों लिखा अपन ने? जूल पर ग्राम, तो 10 to the power -3 kg बिल्कुल सही, तभी कटेगा। ये 2 किलो का मास है। 2 into स्पेसिफिक हीट, है ना? तो 5 ही आ रहा है अपना। तो सही तो कर रहा हूँ मैं, सही तो कर रहा हूँ। 5 ही सही लग रहा है। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। और करना सिंपली क्या है, क्या एनर्जी कैलकुलेटेड इक्वल टू mh डेल्टा टी। सोचो ऐसे बुलेट घुसने घुसाने वाले सवाल आएंगे, क्या हम कर सकते हैं? कभी आ जाएं तो डरने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो आप पढ़ चुके हो ना, जहां पे भी आप लॉस, याद ध्यान से देखो, जहां पे आप इनलास्टिक कोलिजन करते थे, क्या वहां पे लॉस होता था? वो लॉस जाता कहां था? हीट में। उसकी बात वहां नहीं करी, क्या यहां कर सकते हैं? तो उसका सवाल मिलाकर क्या हीट में जनरेट कराकर mh डेल्टा टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज mh डेल्टा टी? जो हीट अपने को देनी पड़ी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अरे यस और नो, वेयर m इज द मास, s इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा t इज द टेम्परेचर। अरे यस और नो, यस और नो, यस सर। ये पूरी कहानी थी कैलोरीमेट्री की। अभी चैप्टर तो लगातार ही चलता रहेगा अभी। अब याद करो अपन क्या कर रहे थे कि जब दो गरम ठंडी चीज को मिलाते हो तो टेम्परेचर जाता है, मतलब सॉरी हीट जाती है। हीट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अच्छा, अब अपन ना फाइनली क्या होता था उस पर बात कर रहे थे बहुत देर से, यस और नो। अब बात करेंगे कि ये हीट ट्रांसफर होने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे मान लो आप तवा है, बोलो क्लियर, आपका रोटी बनाने का जो तवा होता है उस पर हाथ पूरा मत चिपकाओ, ऊपर रखो थोड़ा सा। क्या गर्म महसूस होता है? हाँ, वो अलग कारण है गर्म महसूस होने का। बोलो क्लियर। अच्छा हाँ, अच्छा, हीट ट्रांसफर होने से बहुत चीजें का फर्क पड़ता है। जल्दी जल्दी हो तो क्या होगा, जैसे याद करो मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी ठंडी या गर्म जगह पे 2 बेंचेस लगी हुई हैं, एक लोहे वाली और एक वुड की, तो आपको कौन, मान लो गर्म धूप में दोनों बेंचें रखी हो, कौन गर्म महसूस होगी? लोहे वाली, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम था। जो जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा वो गर्म महसूस होगा। तो ये हीट ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हैं। पानी जब गर्म होता है तो वो उबलता है तो उधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है, क्या पूरा पानी गर्म हो जाता है? हाँ, ये अलग तरीके का हीट ट्रांसफर है। ओके, एक रॉड ले लो, इधर इस पे आग लगा दो और इधर इसको पकड़ लो, क्या आप तक गर्माहट पहुंचेगी? ये एक अलग टाइप का ट्रांसफर है। या सुनो, सन से सोच रोशनी आ रही है, गर्माहट आ रही है, पर सन से यहां तक आने में तो कोई रॉड नहीं लग रही, एटमॉस्फेयर भी नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, फिर भी आ रही है। ये अलग टाइप का हीट ट्रांसफर है। तो बेसिकली अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? अपन पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर। क्या पढ़ने वाले हैं? हीट ट्रांसफर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? तो हीट ट्रांसफर के मोड पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर जरूरी है। हीट ट्रांसफर होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हैपेंस व्हेन वी अटैच और बेसिकली समहाउ वी कनेक्ट टू बॉडीज, वन इज एट हायर टेम्परेचर, वन इज एट लोअर टेम्परेचर। तो इनका आपस में समावेश या फिर कैसे संपर्क होगा, वो किस किस तरीके से हो सकता है, उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाला एग्जांपल कि हीट ट्रांसफर की रेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक ठंडी जगह पर एक वुड की कुर्सी रख दो और एक आयरन की कुर्सी रख दो, तो आप वुड की कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगे क्योंकि आपको उसमें कम ठंडा लगेगा या कम गर्म लगेगा। पर वास्तविकता में या सच्चाई में दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। इस पे चर्चा आगे करेंगे। ये बात अपन कर चुके हैं। पेन गिर गया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, सोच लो। तो बेसिकली ये अपन बात कर चुके हैं, इस पे ज्यादा नहीं करते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 तरीके के मोड हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है हायर से लोअर टेम्परेचर पर के बॉडी पर। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। आपके कोर्स में मेजरली 2 हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन ही वो हिस्सा है जिसमें मैं बोल रहा था कि 10th की वो वाली पढ़ाई काम आएगी। कौन सी? अपन V इक्वल टू IR, सीरीज और पैरेलल। इसलिए अगले टर्न पे उसे पढ़ के जरूर रखना, वो 10वीं का ज्ञान काम आएगा। और यहां पे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, 10वीं में थोड़ा सा पढ़ा था इतना सा, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा यहां पे पढ़ाऊंगा इतना, कंडक्शन। और जब 12th में आएगा ना करंट, उन्हीं कंसेप्ट को इतना पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है?
हाँ सर। तो अभी धीरे धीरे उसको समझते, पर वो छोटी सी बेसिक बात पीछे की पता होनी चाहिए। खैर, मैंने बोला कि भाई एनर्जी जिसे हम ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम हीट ट्रांसफर करते हैं, उसे होने के बेसिकली 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आपके कोर्सेज में मेनली कंडक्शन और रेडिएशन है, कन्वेक्शन पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंडक्शन और रेडिएशन ही आपके कोर्सेज में ज्यादा है, कन्वेक्शन थोड़ा सा इसे बता देंगे। बिफोर किसी भी एक की डिटेल में जाने के लिए, जाना डिटेल में वैसे भी कंडक्शन और रेडिएशन में ही है, किसी भी एक की डिटेल में ज्यादा जाने के से पहले अपन उनको बेसिक समझ लें कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है, इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आओ मेरे लाल, सबसे पहला कंडक्शन। मान लो, सोचो कि अपन ने वैक्स नहीं होता, उससे 3 ऐसे कीले चुभा दी, लगा दी, 1 2 3 4 5। अब सोच इस वाले एंड पर अपन आग लगा दे, ये रॉड है, आयरन की रॉड है समझो, ठीक, उससे वैक्स से कीले चिपका दी। अगर रॉड गर्म होगी तो वैक्स पिघलेगी और कीले गिर जाएगी। प्रैक्टिकली खुद सोच के अगर मैं इधर आग लगा दूं तो सबसे पहले क्या ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या हीट यहां से यहां गई? अरे हाँ सर, क्या हीट यहां से यहां गई? ये जो हीट गई ऐसे गर्म होकर, इस कहते हैं कंडक्शन। ये रॉड ने जो हीट, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि रॉड को इधर, रॉड के एक एंड को इधर गर्म कर लो और आप हाथ इधर लगाओ, क्या आपको थोड़ी देर में इधर गर्माहट महसूस होने लगेगी? यानी कि वहां की गर्माहट क्या यहां आ गई? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, बिल्कुल बढ़िया सर। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या इस तरीके की हीट की ट्रांसफर के लिए ये रॉड की जरूरत थी? हां सर थी, यानी कि मीडियम चाहिए। क्या यहां पर प्रेजेंट एक कोई पार्टिकल क्या भागकर यहां आ गया कि उसने बोला अच्छा मैंने हीट ले ली अब दौड़कर वहां चला जाता हूं? नहीं, ये ए वाला रॉड का पार्टिकल यहीं रहा, फिर भी उसने अपनी गर्माहट वहां तक पहुंचा दी, वेव की तरह। याद है वेव में ट्रांसफर, वेव में जब ऐसे ऐसे नाचते थे तो यहां का पार्टिकल उधर नहीं जाता था पर अपनी एनर्जी वहां पहुंचा देता था। तो मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलता, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है पर अपनी एनर्जी आगे देता जाता है। ओके, तो हीट कैसे जाती है? उसी तरीके से जैसे ट्रांसवर्स वेव में और वेव में जाती थी। पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो मेरे को हीट मिली इधर से तो ऐसे ऐसे हिलता रहूंगा, अपने पास वाले को भी झटका मारता रहूंगा, वो भी हिलेगा, फिर वो पास वाले को, ऐसे क्या एनर्जी 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 जाती रहेगी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। When medium is required, but to transfer the heat, there is no displacement of, no net displacement of the particle. In fact, energy transfers due to vibration of adjacent particles. This type of transfer of energy is known as conduction. This type of transfer of energy is known as conduction. Got my point? क्या बात समझ में आई? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में अंतर समझोगे तो और समझ में आएगा। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। चलो भाई, ओके, क्रिस्टल क्लियर है? ठीक, थोड़ी फील कर इंटरनल। सोच, लाल वालों को एनर्जी मिली, उन्होंने धीरे धीरे पास वालों को और एनर्जी दी, फिर देख धीरे 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 धीरे, समझ में आ रहा है? फील करा रहा हूं ये बस, बाकी लिखना तो वही था जो पीछे था। ये फील हो रही है, अच्छा ऐसे वाइब्रेट करके एनर्जी आ रही है, एनिमेशन से फील आ रही है। देखो भाई, हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर काइनेटिक एनर्जी। याद कर, जहां पे टेम्परेचर होगा ज्यादा, उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा, वो पास वाले को अपनी एनर्जी हिला हिला के ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्रांसफर करते जाएंगे। क्या ये कहानी और पीछे वाली कहानी से क्या कंडक्शन का बेसिक मतलब समझ आया है? क्या मीडियम चाहिए? हाँ। क्या मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नहीं। क्या वो हिल हिल कर वो अपनी जगह पर ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं? और हम ये बात जानते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी
होगी। ये बात मैं टेम्परेचर के केस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर किस चीज का मापदंड है। किसी चीज में जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसके पार्टिकल्स में उतनी ज्यादा एनर्जी, उसके पार्टिकल्स में उतनी ज्यादा एनर्जी। अरे यस और नो? अरे हाँ सर। बोलो क्या बात समझ आई है? अरे कभी तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आया सर, आगे बढ़ जाओ सर, ठीक है सर। लो भाई, कंडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, इसको तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर क्या कंडक्शन क्या होता है ये बेसिकली समझ में आया? क्या उसकी कहानी समझ में आई? अरे हाँ ना तो बोलो। जो नोट्स की तरह लिखाता जा रहा हूं, क्या वो याद रहेगा? अरे बोलो भाई। यस। नाउ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन देख, एग्जांपल से, एनिमेशन से ही समझ में आ जाएगा। देख, पानी गर्म करो, नीचे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, उन्होंने पास वालों को हिलाने के बजाय उन्होंने बोला मैं ही लेके एनर्जी चलता हूं, और ऊपर चले गए, और नीचे ऊपर वालों को नीचे भेज दिया। फिर नीचे वाले गर्म हुए, फिर वो ऊपर चले गए, फिर वो थोड़े से जो ऊपर वाले ठंडे हुए थे, फिर वो नीचे आ गए, फिर वो गर्म हुए, एंड सो ऑन। ऐसे पानी जब गर्म करते हो, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, पानी हिलता है ना, ध्यान से देखना, पानी गर्म करते हो तो क्या एनर्जी इज ट्रांसफर्ड via vibration of the particles or by hitting the other particles, or in fact they have carried energy by themselves. They have carried energy by themselves. So क्या ऐसे एनर्जी ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए? हाँ। क्या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो? क्या पार्टिकल अपनी एनर्जी लेकर खुद गए हैं? हीट ट्रांसफर ड्यू टू पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हीट का ट्रांसफर हुआ क्योंकि पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर चला गया। यह बात डिफरेंट है किससे? कंडक्शन से। इसका एक और एग्जांपल देखो, अगर आपके यहां सर्दियों में वो हीटर लगे होंगे, चाहे ट्यूब वाले चाहे ऐसे ट्यूब वाले, वो हीटर जब गरम वो जब हीटर एनर्जी छोड़ता है, वो अपने पास वाली एयर को गर्म करता है। फिर वो जो पास वाली एयर के गर्म पार्टिकल्स हैं, वो अपने पास वाले को गर्म कैसे करते हैं? वो खुद गर्म जब हो जाते हैं तो अब खुद अपनी एनर्जी लेकर बाहर निकल जाते हैं, और ठंडे वाले उसके पास आ जाते हैं। तो जो हीटिंग इन द रूम ड्यू टू हीटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ओके, जैसे एक पानी का गर्म होना इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। हीटिंग ऑफ रूम ड्यू टू अ हीटर इन द रूम इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। क्या उसमें भी एयर मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी कि क्या मीडियम चाहिए? एंड हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरे यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? कन्वेक्शन। बोलो, कन्वेक्शन समझ आया क्या? कन्वेक्शन कंडक्शन में अंतर समझ आया क्या? दोनों में मीडियम चाहिए। कॉमन बात क्या है? मीडियम चाहिए। पर डिफरेंट बात क्या है? एक अपनी एनर्जी ट्रांसफर बिना पार्टिकल को नेट डिस्प्लेसमेंट करे ही दे देता है, दूसरे में खुद ही लेके निकल लेता है। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन का मेजर अंतर है, पर कॉमन बात क्या है? दोनों को मीडियम चाहिए, दोनों को मीडियम चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो, क्या मैं आज थोड़ा अलग सा लग रहा हूं? हाँ सर, कुछ तो अलग लग रहा है आप में। बताओ क्या अलग लग रहा है, पकड़ के बताओ। अरे पकड़ के बताओ क्या अलग लग रहा है, थोड़ा सा कुछ बदलाव करा है, हल्का सा बोलो। ओके, आज मैंने कॉम इधर से ना कर कर इधर से करा है। मेरी बीवी ने कहा आप उल्टी क्यों करते हो, इसको सीधी करो। तो बीवी की बात तो माननी पड़ती है। अरे यस और नो? तुम्हें क्या पता यस और नो? तुम्हारी शादी हो गई क्या है? ऐसा कोई रोल नहीं है कि बीवी की बात माननी पड़े। ओके, शादी की बात आते ही मैं भावुक हो जाता हूं। हाँ सर, क्या कंडक्शन और कन्वेक्शन का दोनों का डिफरेंस समझ आया है? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर। ओके, तो कंडक्शन कन्वेक्शन समझ में आ गया। रेडिएशन बहुत ज्यादा नहीं, अभी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। रेडिएशन जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है, समझो, याद करो जब वेव पढ़ाना चालू करा था तो बहुत क्लासिफिकेशन करे थे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। याद कर, मैंने बोला था जो अपन ने वेव और साउंड वेव पढ़े वो मैकेनिकल थी। याद कर, एक और होती है नॉन मैकेनिकल, जो सन से रेज आती हैं, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती,
जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। सन से जो रोशनी हमारे पास आ रही है, सन से जब रोशनी चली थी यानी कि हीट चली थी, सन का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हमसे, ये तो आप लोग जानते हो। और हम एक बॉडी हैं, सोचो एक वो हायर टेम्परेचर वाला सन और हम अर्थ लोअर टेम्परेचर, क्या हमारे तक वो हीट पहुंचा रहा है? अरे हां सर, पर भैया सन से लेकर अर्थ तक सिर्फ 80, अर्थ का एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक दूर तक ही है, यानी कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो भैया वहां पर मीडियम नहीं है, यानी कि वहां से जो एनर्जी आ रही है वो कोई और तरीके से आ रही है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी बात थोड़ी सी वेव में कर भी चुके हैं, 12th में भी बहुत होगी, जब अभी रेडिएशन पढ़ाऊंगा तब भी उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, सो रेडिएशन इज व्हाट? द एनर्जी, सन का एग्जाम्पल बेस्ट है, ये सन और ये अर्थ। द एनर्जी विच वी आर रिसीविंग इन टर्म्स ऑफ हीट फ्रॉम द सन इज नॉट बाय कंडक्शन, इज नॉट बाय कन्वेक्शन, इट इज बाय रेडिएशन. Who is radiating? Sun is radiating, and it is radiating in form of electromagnetic wave which carries energy, which is a non-mechanical energy, which is a non-mechanical wave जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, और वो हमारे पास एनर्जी लेके आती है, और वो हमारे पास एनर्जी लेके आती है. और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो. ओके सर, बात तो समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर. So medium is not required. Heat and energy is carried by electromagnetic wave. It may or may not fall within visible region. यानी कि जो है हीट आ रही है वो हमें दिखाई दे रही नहीं है, इस पे अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. पर याद करो, रेडिएशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require what? It does not require It does not require what? It does not require what? It does not require medium. जैसे अपना माइक्रोवेव नहीं होता? हाँ सर, उस माइक्रोवेव में चीज गर्म हो जाती है, आग तो लगा ही नहीं. हाँ, उसमें ना वेव आती है, माइक्रोवेव वेव्स, इसी का हिस्सा है, वैसा समझो आप. हाँ, और वो आपकी चीज को गर्म कर देती है. अरे हाँ, यानी कहीं से तो एनर्जी आई थी. हाँ, वो भाई साहब उस तरीके की बात है. पहले बता, जो मैं बोला चमका. अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा. क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का बेसिक अंतर समझ में आया? और डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन और रेडिएशन. ओके सर, बात तो समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर. अरे हाँ ना बोलो, क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का बेसिक अंतर समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा. अरे सोच लो. अरे पक्का? हाँ सर. कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का सर मुझे बेसिक मतलब समझ आया है. छोटी सी बातें और पूछता हूं, कब क्या होगा. मान लो कि एक बॉडी है हायर टेम्परेचर पे, एक बॉडी है लोअर टेम्परेचर पे. टीसी मतलब कोल्ड, एच मतलब हॉट. अपन ने यहां पे एक रॉड लगाई जहां पे एयर भी है. बोलो क्लियर? ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी, ठीक. अब मैं आपसे पूछूं, फाइंड आउट द पॉसिबल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस सिस्टम. मतलब गर्म बॉडी है, ठंडी बॉडी है, जैसे समझो सन और अर्थ, ऐसा समझो तुम. सन और अर्थ, इनमें एक रॉड जोड़ दी, और सन और अर्थ के बीच में एक रॉड भी जोड़ दी, और ऐसा समझो कि अपन ने एयर भी डाल दी पूरी जगह. तो बताओ, इस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट कैसे कैसे जा सकती है? क्या एयर है तो क्या एयर पार्टिकल्स गर्म होकर क्या उस कोल्ड बॉडी तक जा सकते हैं, जैसे रूम ठंडा होता है? अरे हाँ, मतलब कन्वेक्शन है. रॉड है तो क्या कंडक्शन भी है? और अगर बॉडी है और वो गर्म है तो क्या वो रेडिएट तो पक्का करेगी सन की तरह? अरे हाँ, जो भी गर्म बॉडी हो रेडिएट पक्का करेगी. हो मतलब अगर बात करूं तो इसमें तीनों होंगे. कंडक्शन रॉड से होगा, कन्वेक्शन एयर से होगा, और रेडिएशन तो होगा ही, क्योंकि जो बॉडी गर्म होगी वो रेडिएट तो करेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
अरे ये बात हो सकता है अभी थोड़ी कम समझ आए, समय जैसे जैसे बीतेगा आपको ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ आएगी। सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे 12th में, पर फील करेंगे उसको। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, यहां तक की बात समझ आई। अगला सुन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों। सोचो मैं क्या करूं, रॉड और ब्लॉक के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, एयर है ही नहीं, रॉड है और वैक्यूम है। बोलो कौन कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होगी दोनों बॉडीज के बीच में? बोलो, आसान है, तुम बता सकते हो। कौन कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड? बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, अरे हाँ हाँ, अरे बोल सकते हो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर। बोलो, वैक्यूम में एयर नहीं है, मतलब क्या नहीं होगा? सोच के देखो, क्या कंडक्शन होगा? हाँ, रॉड है। क्या नहीं होगा? कन्वेक्शन, क्योंकि कोई पार्टिकल ऐसे नहीं है जो हीट को लेकर खुद चलकर वहां चले जाएं। पानी और एयर में ऐसा हो सकता था, पर यहां नहीं होगा। वैक्यूम है तो क्या हुआ? रेडिएशन तो होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन एंड रेडिएशन। ओके, बात बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। आगे चलो। लो भाई, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, बीच में एयर है। बोलो क्या क्या होगा? बोलो किस किस मोड से हीट हॉट से कोल्ड में जाएगी? किस किस मोड से हीट हॉट से कोल्ड में जाएगी? अरे बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ। सर रॉड नहीं है तो सर कंडक्शन तो नहीं होगा, एयर है तो कन्वेक्शन होगा और रेडिएशन तो होगा ही। तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या मेरी बात कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का बेसिक मतलब क्या ट्रांसफर हो रही है? हीट तीन तरीके हो सकते हैं, कब क्या होगा इस बात की थोड़ी थोड़ी फील कराई है। ऑल्दो तुम्हारे जो भी सवाल आएंगे वो या तो प्योर कंडक्शन के आएंगे या प्योर रेडिएशन के आएंगे। बोलो क्लियर है? और बहुत थ्योरेटिकल सवाल कोई कन्वेक्शन पे आ जाए तो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक भाई। अच्छा, सिर्फ वैक्यूम ले लें तो एयर भी ना हो, रॉड भी ना हो, तो सिर्फ क्या होगा? ओनली रेडिएशन। क्लियर? तो रेडिएशन तो हमेशा हो रहा है एक तरीके से, पर ऐसा नहीं कि हमेशा हम रेडिएशन कंसीडर करेंगे ही सही। मोस्ट ऑफ द सवालों में जब कंडक्शन पढ़ेंगे तो कंडक्शन की बात करेंगे, मान लेंगे कि रेडिएशन नहीं हो रहा, पर रियलिस्टिक सिचुएशन में आपसे बात करी जा रही है ताकि आपको समझ में आए कि कब किस सिचुएशन में क्या होने वाला है, कब क्या सिचुएशन में क्या होने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। ओके, हो। अब अपन क्या पढ़ेंगे? सुने, अब अपन पढ़ेंगे कंडक्शन। काफी टाइम पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर चलेगा वो पूरा ढंग से, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा इसमें। हाँ, हो कंडक्शन। कंडक्शन सोचो, अब जब कंडक्शन पढ़ रहे हैं तो रेडिएशन कन्वेक्शन भूल जाओ, उन्हें कंसीडर नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना एकदम। ठीक, ओके सर, कुछ नहीं कंसीडर कर रहे हैं। देखो भाई, ये हायर बॉडी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टीसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर रॉड से जोड़ दो, आप ऐसा मान लो 200 डिग्री मेंटेन रहता है, 50 डिग्री मेंटेन रहता है, रॉड से अगर जोड़ दो तो क्या रॉड एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ले जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल ले जाएगी। उस ले जाने के, एनर्जी के इधर से उधर ले जाने के कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं। वो नियम आपको ढंग से और शिद्दत के साथ समझ में आने चाहिए। लॉ टाइप समझ लो आप उनको। बोलो क्लियर? आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये सेक्शन में पढ़ाने वाला हूं अगले
टर्न पर। तब तक आप वो पूरी कहानी पढ़ के आओगे 10वीं वाली। कौन सी? सीरीज और पैरेलल वाली। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, इसी जगह से फिर से चालू करेंगे और आप क्या पढ़ के आओगे ये मैं आपको बता चुका हूं। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। लड़ते रहो पर पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो और तुम हो शानदार, क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। चलो बाय बाय।